Hi friends, how are you? Fine. Okay. So in the last lecture we have completed lipids topic of biomolecules. Now let us introduce the hormones. Okay, you are very well aware about the concept of hormones. You have already learned and I think so बहुतेक खूप डेप्थ मध्ये सुद्धा झालेले आहे. So hormones आप already जानते हो, बायोमोलिक्यूल्स हो चुका है आपका. केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कुछ खास नहीं है. हॉर्मोन्स के स्ट्रक्चर थोड़े से कॉम्प्लिकेट होने की वजह से आपके सिलेबस में नहीं है. So you do not have any kind of structure of hormones. Though we have studied testosterone, the male sex hormone. बरोबर आहे. मेल सेक्स हॉर्मोन जो आहे टेस्टोस्टेरॉन तो आपण स्टडी केलेला आहे. मी तुम्हाला फिमेल सेक्स हॉर्मोन जो आहे इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन त्यांच्या बाबतीत सुद्धा सांगितलेलं आहे की तो सायक्लोपेंटॅनोपर हायड्रोफिनॅन्थ्रिन मध्ये कुठे काय काय चेंजेस केले की इस्ट्रोजेन्स तयार होतात. मेल सेक्स हॉर्मोन जो टेस्टोस्टेरॉन आहे तो 19 कार्बनचा असतो, तर फिमेल सेक्स हॉर्मोन्स मधला पहिला सेक्स हार्मोन जो आहे इस्ट्रोजेन्स ते आहेत 18 कार्बनचे, तर प्रोजेस्टेरॉन जे आहेत ते 21 कार्बनचे आहेत ते सांगितलं होतं. तेवढं लक्षात ठेवलं तरी खूप झालं, जास्त डिटेलमध्ये घुसायची गरज नहीं. स्ट्रक्चरल बेसिस के ऊपर इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सब थियोरेटिकल है. ठीक है. वैसे तो अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर होने की वजह से आप तो जानते हो मुझे थियोरेटिकल कंसेप्ट से बहुत नफरत है. ठीक है, वो बहुत लिखना पड़ता है और अभी आदत भी नहीं है, वो मेन रीजन है. ठीक है, अच्छी होती थियोरेटिकल कंसेप्ट भी, लेकिन आदत नहीं वो बोर्ड भर के लिखने की. ठीक है, बायोलॉजी के टीचर्स को बहुत अच्छी टैक्ट आती है पढ़ाने के लिए, हमें इतने अच्छे से पढ़ाना नहीं आता है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओरली बोल सकता हूँ लेकिन लिख लिख के कैसे पढ़ाना है थियोरेटिकल पॉइंट्स, ये थोड़ी सी मुश्किल टास्क हो सकती है. तो इसी वजह से थोड़े से बोर हो सकते हैं लेक्चर्स, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होने की वजह से बायो के स्टूडेंट्स को ये बहुत पसंद आता है. ठीक है, भले कितना भी मैं स्लो पढ़ाऊँ, भले कितना भी गेलूँ, आपको इंटरेस्ट आ जाता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी. ओके, सो बेसिकली जैसे हार्मोन्स की बात आती है तो आप सब लोगों के दिमाग में बहुत सी सारी चीजें आना शुरू हो जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट हो जाएगा. आपको पता है आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे है ना. ओके, सो हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. पिट्यूटरी में दो टाइप्स होते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बराबर है. वहां से जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलते हैं. ठीक है, मतलब वो एक तरीके के सिग्नल्स होते हैं जो हार्मोन्स को स्टिमुलेट करते हैं. तो वो सारे के सारे स्टिमुलेटर्स जो है आपके स्पेसिफिक ऑर्गन पे ऊपर जाते हैं जहाँ पे आपके हार्मोन के ग्लैंड प्रेजेंट है. वो हार्मोन के ग्लैंड्स को जो है वो इंडिकेट करते हैं कि हार्मोन्स रिलीज करो जब हमारी बॉडी को जरूरत होती है. तो उस हिसाब से हार्मोन्स बैलेंस्ड फॉर्म में रिलीज होते हैं बॉडी में. ठीक है, सो ये सारी चीजें आप लोग जानते हो. सो मैं वो बेसिक बैकग्राउंड की तरफ नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देता हूँ हार्मोन्स के कंसेप्ट को. आपके पास ऑलरेडी उसके नोट्स तो होंगे. ठीक है, सो एक मिनट. सो हार्मोन्स, ये नाम पहले से कहां से आया है समझना जरूरी होगा. सो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड हार्मोन is derived from the Greek word HORMAEIN, हॉर्माइन. ओके, हॉर्माइन नाम का एक ग्रीक वर्ड है, उससे यह हार्मोन डिराइव किया गया था. इसका मतलब होता है मीनिंग एक्टिविटी अराउजल. मतलब आपके बॉडी के लिए जो एक्टिविटी जरूरत है उस एक्टिविटी को जनरेट करने के लिए, उस एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए जो जिसकी जरूरत पड़ती है वो स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है हार्मोन. ये हार्मोन नाम से डिराइव किया गया वर्ड है हार्मोन. ठीक है, सो आप जानते हो कि हार्मोन जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, एम आई राइट. सो हार्मोन जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट किए जाते हैं, और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं. और आप अभी भली वजह जानते होंगे कि डक्टलेस ग्लैंड्स क्या होते हैं. सो डक्टलेस ग्लैंड्स मतलब क्या कि कोई ऐसी ट्यूब वगैरह नहीं होगी जिसमें उनके सारे के सारे सिक्रेशंस डाले जाएंगे, तो डायरेक्टली अपने सिक्रेशंस ब्लड में इंट्रोड्यूस कर देते हैं. सो डक्टलेस ग्लैंड जो होते हैं वो डायरेक्टली अपने जो भी सिक्रेशंस होंगे वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डाल देंगे. ऐसे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. उन एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं हमारे हार्मोन्स इन रिस्पांस टू द पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एक्शन और एक्टिविटी. ओके, सो वी विल राइट ओवर हियर हार्मोन्स आर secreted by endocrine gland. They are ductless gland.
that is hormones gets directly introduced into bloodstream। तो अगर ये हमारे हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, तो हमारा ब्लड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। वो हार्मोन के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो लाने के लिए भी मदद करेगा और हार्मोन्स को वापस से उधर से लेके भी जाएगा। सो वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर ब्लड इट इज अ ड्यूअल कैरियर व्हिच प्रोवाइड्स सब्सटेंसेस और केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, सो वी विल राइट नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर। ब्लड acts as dual carrier, that is it carries necessary substances or we can say chemicals in the form of रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियलच्या फॉर्म मध्ये जर येतात, फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल टुवर्ड्स पर्टिक्युलर organ and secretions, that is hormones, are also carried by blood towards specific site of action। जो भी आपके एक्शन एक्टिविटी की साइट होती है जहां पे उस हार्मोन्स की जरूरत है, उन हार्मोन्स को जो ये आपके ग्लैंड सिक्रेट करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ये ब्लड उन सिक्रीशंस को लेके भी जाता है अपने साथ और साइट ऑफ एक्शन की तरफ भेज भी देता है। तो वो दोनों काम करता है। वो सिग्नल्स भेजने के लिए मदद करेगा, केमिकल या फिर कोई भी जो सब्सटेंस होगा जो मैसेज कैरी करेगा हार्मोन्स रिलीज करो करके, वो मैसेज को एज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल वो स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ लेके जाएगा जहां पे वो हार्मोन सिक्रेट होना है। और जैसे ही वहां पे वो ऑर्गन हार्मोन सिक्रेट कर देगा, वो फिर से वहां से उस हार्मोन को ले लेगा और अपने स्ट्रीम से जो भी जहां पे चाहिए टारगेटेड टिश्यूज वगैरह जहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है हार्मोन की, वहां पे वो ढो के लेके जाएगा और वहां पे पहुंचा भी देगा। इस तरीके से ब्लड जो है ड्यूअल कैरियर करके एक्ट करता है। सो जहां से ये हार्मोन्स निकलते हैं उनको कहा जाता है इफेक्टर्स, और जहां पे ये हार्मोन्स जाने वाले हैं उनको कहा जाता है I think so targets। ठीक है, so the organs from where hormones are released are called as effectors। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, व्हॉट इज एक्झॅक्टली इफेक्टर। असं वाटतं इफेक्टर म्हणजे ज्याच्यावर इफेक्ट होणार आहे तो, नाही, हा इफेक्टर म्हणजे तो आहे ज्याच्यामुळे इफेक्ट होणार आहे। सो वो हार्मोन रिलीज करेगा जिसका इफेक्ट आपको मिलेगा। सो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मदद करने वाले जो स्पीसीज है उसको कहा जाएगा इफेक्टर। सो यहाँ पे इफेक्टर मतलब क्या है, जहां से वो ऑर्गन जहां से वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो फिर जहां पे भी जा रहे हार्मोन्स जिस साइट ऑफ एक्शन पे जा रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, तो इट इज कॉल्ड एज टारगेट। एंड द साइट ऑफ एक्शन जनरली टिश्यूज होते हैं वेयर these hormones performs their function is called as targets। So just take a screenshot and note it down in your notebook।
हो गया, ठीक है। सो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं, मतलब एज कंपेयर टू प्रोटीन्स वगैरह ये हार्मोन जो रहेंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट डेफिनेटली कम रहेगा, बिकॉज हमारे कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, और प्रोटीन भी पॉलीमर ही है, बायोपॉलीमर है अमीनो एसिड्स के, तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स देखे जाते हैं, तो कंपैरेटिवली हमारे जो हार्मोन्स है वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा। सो अगर मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा तो वो आसानी से इधर से उधर आपके बॉडी में डिफ्यूज हो सकते हैं। सो ड्यू टू देयर लो मॉलिक्यूलर वेट हार्मोन्स कैन इजीली डिफ्यूज फ्रॉम इन एनीवेयर एनी साइड ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, वो भी लिख लेते हैं। Due to their low molecular weight, hormones can easily diffuse from one part to other part of the body, ठीक आहे। सो बॉडीच्या एका पार्ट पासून दुसऱ्या पार्ट कडे आरामात हे हार्मोन्स मूव्ह होऊ शकतात, म्हणून ते डक्टलेस ग्लँड्स आहेत आणि डायरेक्टली हार्मोन्सला सिक्रेट केलं जातं ब्लड स्ट्रीम मध्ये, ठीक आहे। तो हार्मोन का सिक्रेट होतात हे पण मी तुम्हाला सांगितले, ते लिहून घेऊ आपण। हार्मोन सिक्रेशन्स occurs in response to specific biochemical process. सो काही स्पेसिफिक बायोकेमिकल प्रोसेस असणार आहे, ही प्रोसेस किंवा सिग्नल्स म्हणूया आपण, त्यापेक्षा जास्त चांगलं सिग्नल्स जनरेटेड फ्रॉम, ये सिग्नल्स कहां से जनरेट होते फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। सो हमारे बॉडी में जो है अलग अलग तरीके के रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि कब किसकी जरूरत होती है, अगर आप नॉर्मल है तो जैसे ही बॉडी डिसाइड करेगी उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं अलग अलग, वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिसाइड करते हैं कि कितने हार्मोन सीक्रेट करने हैं कितने नहीं करने हैं, तो उसके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। तो जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको कहा, सिग्नल्स भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द ब्लड, दैट ब्लड्स विल टेक दिस सिग्नल्स टुवर्ड्स द स्पेसिफिक ऑर्गन्स, इफेक्टर के पास लेके जाएंगे, ये ऑर्गन्स की तरफ वो सिग्नल जाएंगे कि भाई हार्मोन सीक्रेट करो जरूरत है, या फिर हार्मोन्स का सीक्रेशन बंद करो तो जरूरत खत्म हो गई, व्हाटएवर। सो इन दैट केस वो जो ऑर्गन्स की तरफ ये ब्लड लेके जाएगा सारे सिग्नल्स को, वो ऑर्गन्स उस तरीके से बिहेव करेंगे। तो यही लिखा है, हार्मोन सीक्रेशन ऑकर्स इन रिस्पॉन्स टू द व्हाट स्पेसिफिक बायोकेमिकल सिग्नल्स व्हिच आर जनरेटेड फ्रॉम द वाइड रेंज ऑफ मैकेनिज्म्स प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मोन्स के टाइप्स। There are 3 types of hormones, ठीक है। There are 3 types of hormones. कौन से? Which मतलब फॉर एग्जाम्पल वगैरह कहेंगे हम, या फिर that is कह सकते हैं। Which इकोसेनॉइड्स, ठीक है, ये आपके बायोलॉजिकल केमिकल्स है। इकोसेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड, तीनों में से कोई भी एक। बेस्ड हार्मोन्स। सो हमारे हार्मोन्स के बेसिकली कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है, इकोसेनॉइड्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन्स बेस्ड हार्मोन्स, अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स या फिर पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन्स, इनमें से कोई भी हो सकता है,
ठीक है। तो हार्मोन्स की क्या जरूरत होती है भाई बेसिकली, तो बॉडी हार्मोन्स को बॉडी को हार्मोन्स इसीलिए चाहिए होते हैं बिकॉज उसको कम्युनिकेशन करना पड़ता है ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए या फिर बिहेवियरल फंक्शंस के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हार्मोन्स आर required by body to communicate between organs and tissues. फॉर किसके लिए, लेकिन कम्युनिकेशन क्या करने की जरूरत पड़ी है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। यहां पे अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म्स आते हैं, जस्ट लेट मी क्लियर वन सेकेंड। हाँ बराबर है। सो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में क्या आता है, आपके जो भी बॉडी के नॉर्मल मैकेनिज्म्स है वो सब आते हैं। हम कह सकते हैं लोकोमोटर एक्टिविटीज या फिर कोई भी क्या कहते हैं उसको मूड स्विंग्स वगैरह वहाँ पे भी यूज होते हैं, लेकिन मेजरली बिहेवियरल फंक्शंस में उसका ज्यादा रोल होता है। मूड जो है यहाँ पे बिहेवियरल फंक्शंस में हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल मैकेनिज्म्स होते हैं बाकी के सारे जितने मैकेनिज्म्स हैं हमारे बॉडी के, जो अभी हम यहाँ पे बिहेवियरल फंक्शंस में लिखने जा रहे हैं, उनको छोड़कर जो भी मैकेनिज्म्स रहेंगे आप ज्यादा जानते हो बायोलॉजी में, वो सारे के सारे मैकेनिज्म्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर आते हैं। व्हाटएवर इन दोनों के लिए भी हार्मोन्स का सिक्रेशन होना जरूरी है, जिस वजह से आपके बॉडी में ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन रह सकता है, ठीक है। सो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो गया, और दूसरा है बिहेवियरल, बरोबर, बिहेवियरल स्पेलिंग में बोल रहा है बिहेवियरल एक्टिविटीज होता सके, ठीक है। सो बिहेवियरल एक्टिविटीज में भी जो है हमारे बॉडी के या हार्मोन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कौन सी बिहेवियरल एक्टिविटीज, तो फॉर एग्जांपल डाइजेशन, वैसे तो ये ऊपर होना चाहिए लेकिन फिर भी चलो आपके कोई बुक्स में यहाँ पे दिया है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, मुझे तो लगता है ये सारा ऊपर ही लिख लो, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आएगा ये, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद मूड, स्लीप, अजून काय गाव, बस झालं, हाँ, स्ट्रेस, रिप्रोडक्शन, स्टीरॉइड्स वही होते हैं ना, एटसेट्रा। तो मेरा ख्याल है कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है। मूड, स्लीप, स्ट्रेस ये बिहेवियरल एक्टिविटीज है, ठीक है। एंगर वगैरह वो भी हम कह सकते हैं यहाँ पे, या फिर सैडनेस, इमोशंस, ये सारे के सारे बिहेवियरल एक्टिविटीज है जो किसकी वजह से होते हैं, आपके हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो शायद से कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, आप लोग देख लेना, उनको ऊपर लिख लेना, ठीक है। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। हो गया। सो नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन सम हार्मोन्स, एग्जांपल्स ऑफ सम हार्मोन्स। तुम्हाला माहिती का आता नीट 2020 एक्झाम झालेली आहे कालच, ठीक आहे। कालच्या दिवशी नीट 2020 एक्झाम झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये एक प्रश्न विचारला या बायोमॉलिक्युल्स मधला, ठीक आहे। मला पूर्ण पेपर तर आठवत नाही त्याचा, पण एक क्वेश्चन होता, त्यांनी विचारलं होतं आयडेंटिफाय विच
मोनोमर्स और मोनोसेकेराइड्स आर प्रेजेंट इन द सुक्रोज। तो सबको पता है सुक्रोज इज मेड अप ऑफ, इट इज अ डाइसेकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, लेकिन उन्होंने वो नहीं पूछा, उन्होंने एनुमेरिक फॉर्म में पूछा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस, अल्फा डी फ्रुक्टोफेरानोस, बीटा डी ग्लूकोपायरानोस, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। इतना पांचट क्वेश्चन था 4 मार्क के लिए, लेकिन वो पांचट क्यों लग रहा है? बिकॉज आपने अच्छे से ध्यान दिया है, क्लास में समझ लिया है, ठीक है। थोड़ी सी ऑनलाइन क्लास है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, जैसी सिचुएशन है वैसे आप डॉक्टर लोगों को उस हालत में लड़ना ही है, ठीक है। सो आपने अभी देखा है डॉक्टर लोग कैसे लड़ रहे हैं इस कोविड से, ना पता आगे जाके कौन सी बीमारियां आएंगी, तो बीइंग अ डॉक्टर आप ही वहाँ पे एज अ स्पेशलिस्ट रहेंगे, सो आपके हाथ में सब रहेगा। सो इन दैट केस आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो अच्छी बात है, अभी से ट्रेन हो रहे हो, अलग अलग तरीके से समझ रहे हो, सीख रहे हो, सिर्फ सीखने की कोशिश जारी रखिए, ठीक है। So let us have a look on some kind of examples over here. So the first example that we have to study will be adrenaline and noradrenaline. थोड़ा सा नाम से समझ में आ रहा है कि एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन क्या होता है? यस, वेरी गुड। आपने एड्रेनल कुछ तो भी सुना होगा, तो ये एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन जो होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होते हैं किडनीज के ऊपर, ठीक है। किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड। वो एड्रेनल ग्लैंड में जो है आपके ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं, adrenaline and noradrenaline. They are the very important hormones or we can say neurotransmitters of sympathetic nervous system. होप आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। 2 नर्वस सिस्टम्स होती है, एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जनरली बॉडी के मैक्सिमम फंक्शनल्स जो है इंक्रीज होते हैं, कुछ फंक्शन डिक्रीज होते हैं लेकिन मैक्सिमम फंक्शंस इंक्रीज होते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक में उल्टा है, मैक्सिमम फंक्शंस डिक्रीज होंगे, कुछ फंक्शंस इंक्रीज होंगे, ठीक है। सो एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट अभी हम यही इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, ये एड्रेनालिन जैसे कि हमने कहा था कि हार्मोन जो है 3 तरीके के हो सकते हैं, या फिर तो वो होंगे स्टेरॉइड्स, या फिर वो होंगे इकोसिनॉइड्स। इकोसिनॉइड्स के अलग ही क्लास में आपके सिलेबस में है, या फिर वो होंगे स्टेरॉइड्स, या फिर होंगे इकोसिनॉइड्स, या फिर वो हो सकते हैं अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स या प्रोटीन बेस्ड हार्मोन्स, ठीक है। सो ये जो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन है, दिस पर्टिकुलर हार्मोन्स आर अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स। शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने हैं एग्जाम में, जब आप थ्योरेटिकल एग्जाम दोगे तब, ये तो मार्क्स जाएंगे, फिर बोलना नहीं। सेकेंडली, कहां पे सीक्रेट होते हैं? सीक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड्स। क्या करते हैं? दे स्टिमुलेट्स sympathetic nervous system, thereby increases blood pressure. I think so glucose production भी होगा, हाँ, glucose level in blood increases lactic acid in muscles etc. बहुत से फंक्शन से कम 15-16 तो फंक्शंस है ही जो याद रखे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं। इट इज नॉट अ बायोलॉजी क्लास, इट इज ओनली द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। सो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका यहाँ पे। सो ये एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है। इसके स्टिमुलेशन की वजह से मैंने कहा है मैक्सिमम फंक्शंस इंक्रीज होते हैं।
सो इन दैट केस क्या क्या इंक्रीज होता है, कॉमनली ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो आप कहते हैं ना सर कि ब्लड प्रेशर कैसे हो गया सर, हम तो नमक नहीं खाते, कुछ हिस्ट्री भी नहीं है बैकग्राउंड में। डायबिटीज कैसे हो गई सर, हम तो शुगर बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इसका रीजन यही है, एन नंबर ऑफ डॉक्टर भी कहते हैं एक रीजन नहीं है, कोई पता नहीं सकता कि एग्जैक्टली किस रीजन की वजह से हुआ है। वो रीजन को पता लगाने के लिए थोड़ा सा जो है एडवांसमेंट होना चाहिए, तब पता चलेगा। सो बीपी बढ़ रहा है तो यहाँ से भी बढ़ सकता है। रेनिन एंजियोटेंसिन साइकिल होती है आपकी किडनी में, उसकी वजह से हो सकता है, नमक खाने की वजह से होता है, हेरिडिटी की वजह से होता है, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। सो वन ऑफ द फैक्टर इज स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। सिमिलरली शुगर भी जो बढ़ रही है आपके बॉडी में, डायबिटीज जो हो रहा है बार बार, वो शायद से इसकी वजह से भी हो सकता है। तो कुछ एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन सिक्रेशन ब्लॉकर्स लेने पड़ते हैं एज ए ड्रग्स, सो एज टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्लूकोज सिक्रेशन। लेकिन उसी की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हम एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन को स्टॉप कर रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा नहीं, तो कम हो जाएगा जितना ब्लड प्रेशर है। और अगर आप लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो तो वो लो होता जाएगा, बिकॉज इंक्रीज करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर लो बीपी के पेशेंट हो तो आपको मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी, शायद से वो ये हो सकते हैं एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन सिक्रेशन करने के लिए मेडिसिन होंगी, जिस वजह से बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ने की वजह से लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो बीइंग अ डॉक्टर आपको ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ड्रग्स पे करने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ईच एंड एवरी पेशेंट, उसकी हिस्ट्री, उसका फैमिलियर बैकग्राउंड सब देखते हुए आपको मेडिसिन को डिसाइड करना पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को बायोलॉजी में भी पढ़ना पड़ता है एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ना पड़ता है, बिकॉज सारी मेडिसिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलेगी आपको। ठीक है, सो ये हो गया रिगार्डिंग एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन थायरॉक्सिन, सॉरी इंसुलिन। पहले इंसुलिन देख लेते। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इंसुलिन इज, तो पहले जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एड्रेनालिन क्या, नॉरएड्रेनालिन क्या है, अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन्स है। वैसा इंसुलिन हमने प्रोटीन्स में भी देखा था ये। सो इंसुलिन इज पेप्टाइड हार्मोन या पेप्टाइड बेस्ड हार्मोन। 51 अमीनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड है इंसुलिन, प्रोटीन जैसा दिखता है इसलिए इसको प्रोटीन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन बेस्ड हार्मोन भी कह सकते हैं। कहां से सीक्रेट होता है भाई, सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास। पैंक्रियास का जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये रीजन से जो है इंसुलिन सीक्रेट किया जाता है। इंसुलिन का क्या फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का। ये क्या करेगा, लोअर कर देगा ब्लड शुगर को, इंक्रीज कर देगा ग्लाइकोजन मसल्स में एंड इंक्रीज कर देगा ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इट हैज हैवी, इट इज हैवी रेगुलेटरी कंट्रोल्ड एक्शन ऑन carbohydrate metabolism। It lowers glucose level in blood। ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को लो कर देता है, जिस वजह से therefore used in डायबिटीज। डायबिटीज में इसलिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या करता है, ग्लाइको, अगर ग्लूकोज लो कर रहा है मतलब ग्लूकोज का कन्वर्जन जो है वो ग्लाइकोजन में कर रहा है। सो इंक्रीजेस ग्लाइकोजन लेवल इन मसल्स। हमें पता है, हमें से ज्यादा आपको ही पता है कि मसल्स में जो है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होती है, जो एक्सेसिव ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको स्टोरेज में कन्वर्ट किया जाता है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। इट इज वन ऑफ द पॉलीसेकेराइड, वी नो दैट इट इज एनिमल स्टार्च द ग्लाइकोजन। सो एक्सेसिव ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में किया जाता है मसल्स में with the help of the process called as glycogenesis। and for the glycogenesis the important regulatory part of a chemical which is present, which is guiding that reaction is nothing but insulin। so ये ग्लाइकोजन का concentration बढ़ाने में मदद कर देता है और उसके साथ साथ helps in oxidation of glucose। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए भी ये मदद कर देता है। ठीक है, टिश्यूज को।
तो आप ही लिख दीजिए। थर्ड पॉइंट झालं, ॲड्रेनालिन झालं, नॉरॲड्रेनालिन झालं, इन्सुलिन झालं, तिसरं काय घ्यायचं, थायरॉक्सिन। T3 एंड T4 आर कॉल्ड एज थायरॉक्सिन, लेकिन T4 ज्यादा तौर पे थायरॉक्सिन कहा जाता है। इसका IUPAC नेम अगर देखा जाए तो हमने हेलोअल्केन्स हेलोअरिन में लिखा हुआ है टेट्रा आयोडोथायरोनिन या टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। तो मतलब यहाँ पे टेट्रा आयोडो 4 आयोडीन ग्रुप्स प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में। इसका मतलब ये एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन। कहाँ पे सिक्रेट होता है, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। यस, थायराइड ग्लैंड में सिक्रेट होता है। तो यहाँ में सिक्रेशन वाला नहीं